हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो अलग अलग किस्म की हॉरर स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूँ, जिनमें से पहली स्टोरी एबटाबाद के पहाड़ों के दरमियान मौजूद हज़ारे यूनिवर्सिटी की है। और ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाली एक लड़की है जिसका नाम अनम है। अनम का कहना है कि मैं एबटाबाद की रिहायशी हूँ और सन 2022 में मैं हज़ारे यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की तालबा थी। अगर मैं ये सब कुछ अपने साथ ना झेलती तो शायद ख़ुद भी यकीन ना करती कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ सब कुछ आम सा लगता है, वहाँ कुछ ऐसा पोशीदा है जो इंसान के वहम व गुमान से भी बाहर है। शुरू में तो मैंने भी सब कुछ मामूल के मुताबिक लिया, लेकिन एक रात एक ऐसी आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी जिसे आज तक कोई समझ ही ना सका। वो नवंबर की सर्द रात थी। हॉस्टल की ज़्यादातर लड़कियां घर जा चुकी थी क्योंकि अगले दिन वीकेंड था। हमारे ब्लॉक में सिर्फ 3 कमरे रोशन थे, मेरा, सादिया का और वीना का। मैं उस रात जाग रही थी, किसी असाइनमेंट पर काम कर रही थी, जब बाहर से आती हुई चलने की आहट ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई गार्ड होगा, लेकिन फिर वो आहट दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने दिल की धड़कन संभालते हुए दरवाजे की तरफ देखा और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मैं जम सी गई। दरवाजे के नीचे से जो साया पड़ा वो किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वो लंबा, पतला और झुकता हुआ, जैसे कोई ज़मीन के करीब झुक कर चल रहा हो। मैंने फ़ौरन लाइट बंद की और बिस्तर में घुस गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांसों की हल्की आवाज़, और फिर दरवाज़ा पूरा खुल गया। मैंने कंबल के नीचे से आंखें झोंकी तो देखा कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। लंबे बाल, आधा चेहरा बालों से ढका हुआ और यूनिवर्सिटी की पुरानी वर्दी पहनी हुई। मैंने दिल ही दिल में दुआ पढ़ी। वो औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज़ फर्श पर घसीटने जैसी थी और फिर अचानक वो मेरे बेड के पास आकर रुक गई। ये देखकर मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने धीरे से कहा, ये मेरा कमरा था, तुम लोग क्यों आ जाते हो यहाँ वापस? दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनकर मेरा बदन जैसे सुन्न हो गया। मैंने उस वक्त हरकत नहीं की, बस मेरा दिल चाह रहा था कि ये सब ख़त्म हो जाए। फिर जैसे कोई साया आहिस्ता आहिस्ता बाहर गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने रात भर नींद नहीं की। सुबह तक यकीन नहीं आया कि जो कुछ मैंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। लेकिन अगली सुबह जब मैं सादिया के कमरे में गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, सादिया क्या हुआ? सादिया ने हल्की आवाज़ में कहा, अनम, रात को मेरे दरवाजे पे कोई आया था। दरवाज़ा खुला और किसी ने कहा ये मेरा कमरा था। दोस्तों, सादिया की ये बात सुनकर मेरे हाथों से मग छूट गया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के कैंटीन में कुछ अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में हंसी मजाक की आवाज़ें गूंजती थी, मगर आज सब चुपचाप थे। मैं और सादिया एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों ने वही आवाज़ सुनी थी और दोनों ने एक ही जुमला सुना था कि ये मेरा कमरा था। पहले तो हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन जब वीना ने कहा कि रात को उसे ख्वाब में एक लड़की दिखाई दी जो उसके बेड के पास खड़ी थी, तो हमें लगा कि अब खामोश रहना ख़तरनाक है। हमने यूनिवर्सिटी के एक पुराने चौकीदार, जिनका नाम फजलदीन था, उनसे बात की। वो 20 साल से वहाँ काम कर रहे थे। फजलदीन ने बात सुनकर कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की और फिर बोले, बेटा, वो पुराना लड़कियों वाला ब्लॉक है ना, वहाँ 15 साल पहले एक हादसा हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसे छुपा लिया। मैंने उनसे पूछा, कैसा हादसा? फजलदीन ने इर्द गिर्द देखा जैसे कोई सुन ना ले और फिर धीरे से बोले, एक लड़की नायला जो मीडिया स्टूडेंट थी, उसे रात के वक्त किसी ने छत से धक्का दिया और मरने से पहले उसने कहा था कि मैं वापस आऊँगी, मेरा कमरा कोई नहीं लेगा। दोस्तों, ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया
اور سعدیہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ نائلہ کا نام اب ہماری زندگی بدلنے والا ہے۔ اگلے دن ہم نے لائبریری میں پرانے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں کسی نائلہ کے نام کی کوئی فائل نہیں ملی، لیکن ایک فائل تھی جس پر لکھا تھا کانفیڈینشیل انسیڈنٹ سن 2009، اور فائل کے اندر صرف 3 تصویریں تھیں۔ پہلی تصویر میں یونیورسٹی کی پرانی عمارت، دوسری تصویر میں ایک لڑکی کے کمرے کی کھڑکی، اور تیسری تصویر جس میں ایک لڑکی کے لمبے بال جو خون میں لتھڑے فرش پر پڑے تھے۔ میں نے فوراً وہ فائل بند کر دی، لیکن ایک چیز نے مجھے روک لیا۔ فائل کے نیچے کسی نے پینسل سے لکھ رکھا تھا روم نمبر 203 ڈونٹ سٹے آفٹر 11 PM، اور یہی وہ کمرہ تھا جہاں میں رہتی تھی۔ پھر اسی رات سعدیہ نے اپنے موبائل میں ریکارڈنگ آن کر کے سونے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں نے موبائل بیڈ کے پاس رکھا اور سو گئے۔ رات تقریباً 2 بجے سعدیہ کی چیخ نے مجھے جگا دیا۔ اس نے موبائل میرے سامنے رکھا، اور جب میں نے وہ ریکارڈنگ سنی تو میرے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ ریکارڈنگ میں واضح طور پر ایک عورت کی سانسیں سنائی دے رہی تھی، اور پھر ایک مدھم سی آواز آئی، میں واپس آ گئی ہوں انم، تم کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ دوستو، میں نے ریکارڈنگ بند کر دی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے سعدیہ کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ ہم اگلے دن ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر منیر صاحب کے پاس گئے، جو یونیورسٹی کے قدیم فیکلٹی میں سے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ سب پہلے سے جانتے ہو۔ منیر صاحب نے آہستہ سے کہا، تم لوگ جس کمرے میں رہ رہی ہو وہ کمرہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نائلہ کا کیس بند ہوا، مگر اس کی روح شاید نہیں۔ اس رات اس کی چیخ یونیورسٹی کی دیواروں میں گونجتی رہی تھی، اور تب سے ہر کچھ سال بعد وہ واپس آتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے کانپتی آواز میں ان سے پوچھا، لیکن وہ واپس کیوں آتی ہے؟ پروفیسر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کیونکہ اس کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ قتل تھا۔ دوستو، اس دن کے بعد نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہر رات جب 11 بجتے تو میں کمرے کی لائٹ بند کر کے آنکھیں کھلی رکھتی، لیکن ایک بات واضح تھی کہ نائلہ کی روح کچھ کہنا چاہتی تھی، اور جب تک ہم اس راز تک نہ پہنچ جاتے تو شاید وہ خاموش نہ ہوتی۔ میں اور سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم یونیورسٹی کی CCTV ریکارڈنگ دیکھیں گے، سن 2009 کی۔ یہ فائل صرف انتظامیہ کے پاس تھی، مگر وینا کے والد یونیورسٹی کے ایک سابق ملازم تھے۔ اسی تعلق کی بدولت ہمیں ایک پرانا DVD ڈسک ملا، جس پر لکھا تھا ہاسٹل بلاک نومبر 2009۔ ہم نے کمپیوٹر روم میں جا کر وہ ویڈیو چلائی تو اسکرین پر دھندلا سا منظر نظر آیا، جیسے کوئی پرانے کیمرے کی ریکارڈنگ، اور نیچے تاریخ لکھی تھی نومبر 2009 آفٹر 10:47 PM، اور ایک لڑکی نظر آ رہی تھی جو نائلہ تھی۔ وہ کمرے کے اندر کچھ لکھ رہی تھی، شاید کوئی پریزنٹیشن، اور پھر اچانک اس کے روم کا دروازہ کھلتا ہے اور 2 لڑکیاں اس کے روم کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہم نے زوم کیا تو ایک چہرہ تو صاف صاف دکھائی دیا۔ میں نے سانس روک لی، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی وہی تھی جو پروفیسر منیر صاحب کی بیٹی ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں نائلہ پر چیخنے لگتی ہے، اور پھر ایک لڑکی اسے دھکا دیتی ہے۔ نائلہ کا سر دیوار سے ٹکراتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ دوسری لڑکی گھبرا کر کہتی ہے، یہ سانس لے رہی ہے، کچھ کرو، کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ اور تب وہ ویڈیو میں پروفیسر منیر خود اندر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادر ہوتی ہے، اور اس نے دونوں لڑکیوں کو کہا، دروازہ بند کرو، اب یہ بات باہر نہیں جائے گی۔ ہم دونوں کے جسم جیسے پتھر بن گئے۔ اسکرین پر نائلہ کی سانس رکتی گئی، اور چند لمحوں بعد وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ تینوں اس کی لاش کھڑکی کے قریب گھسیٹ کر لے گئے، اور پروفیسر نے اوپر دیکھا اور لاش کو نیچے پھینک دیا، اور ویڈیو وہیں پر ختم ہو گئی۔ میں اور سعدیہ سکتے میں بیٹھے تھے۔ پروفیسر منیر، وہ جسے ہم ایماندار سمجھتے تھے، وہی قاتل نکلا۔ ہم نے وہ ویڈیو کاپی کی اور صبح پرنسپل کے دفتر پہنچی۔
प्रिंसिपल ने वीडियो देखी और चुप हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, यही वजह है कि उस रात के बाद वो कमरा हमेशा बंद रहना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने उसे दोबारा खोला। नाइला की रूह अब तक इंसाफ मांग रही है। दोस्तों, उसी दिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने रूम नंबर 203 हमेशा के लिए बंद कर दिया और प्रोफेसर मुनीर ने इस्तीफ़ा दे दिया और शहर छोड़ गए। लेकिन नाइला का नाम आज तक किसी फाइल में नहीं लिखा गया। बस उसकी तस्वीर पुराने नोटिस बोर्ड पर लगी है और नीचे लिखा है, बैच 209 गोन टू सून। दोस्तों, उस वाक़े के बाद मैंने वो हॉस्टल छोड़ने से पहले उस कमरे के बाहर खड़े होकर एक बार दरवाजे को छुआ तो अंदर मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और उस हवा में एक मध्यम सी आवाज़ आई, अब मेरा कमरा खाली है, शुक्रिया। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं खामोशी से नीचे उतरी और उस दिन के बाद आज तक कभी भी हज़ारी यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल में वापस नहीं गई, बल्कि मैंने हज़ारी यूनिवर्सिटी के करीब एक प्राइवेट हॉस्टल में अपने लिए रूम ले लिया। लेकिन जब कभी भी रात को हवा तेज़ चलती है तो मुझे अब भी यूँ लगता है कि जैसे किसी के कदम मेरे पीछे सुनाई देते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि लोग समझे कि कुछ राज वक्त के साथ मिटते नहीं, बल्कि अपने वजूद के सबूत छोड़ जाते हैं। और हज़ारे यूनिवर्सिटी का वो कमरा आज भी बंद पड़ा है, लेकिन बाज़ रातों में उसके अंदर लाइट खुद ब खुद जल जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली हॉरर स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं। तो चलते हैं अपनी सेकंड हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी सलीम नामी एक ट्रक ड्राइवर की है। सलीम का कहना है कि रात के 2 बज रहे थे। पहाड़ी इलाके की वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कहने को तो वो एबटाबाद बाईपास कहलाती थी, मगर उस वक्त वहाँ सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो इंसान के कानों में चीख बनकर गूंजने लगती है। मैं उस रात अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक ड्यूटी पर था। लाहौर से पेशावर के लिए सामान ले जा रहा था। रात बहुत गहरी होती जा रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा आहिस्ता चला लूँ, क्योंकि पहाड़ी मोड़ बहुत ख़तरनाक थे। जैसे ही मैं डूंगा गली के पास पहुंचा तो मेरी नज़रें सड़क के एक किनारे ठटक गई। धुंध में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा, सर झुका हुआ और हाथ में कुछ जैसे कोई कपड़ा या थैला पकड़ा हुआ हो। मैंने सोचा कि इतनी रात को यहाँ औरत, शायद किसी की गाड़ी ख़राब हो गई हो। मैंने ट्रक आहिस्ता किया, शीशे नीचे किया और आवाज़ दी, बीबी आपको कहीं जाना है क्या? वो सर नहीं उठा रही थी। मैंने फिर से आवाज़ दी, बीबी सुन रही हैं आप? तब उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा धुंध से साफ नज़र आया तो मेरे जिस्म में झटका लगा, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खाली खोखली जगह हो, और चेहरे पर ज़ख्मों के निशान और होंठों के नीचे से खून का धारा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फ़ौरन ट्रक का गियर डाला और एक झटके में आगे बढ़ गया, मगर जैसे ही मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो वो औरत मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, तेज़, बहुत तेज़, जैसे इंसान नहीं कोई साया हो। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने रफ्तार बढ़ाई, मगर मेरे दिल में एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था कि ये औरत थी या कुछ और। मैं तकरीबन 8 किलोमीटर आगे निकल चुका था, मगर दिल अभी तक धड़क रहा था। डर के बावजूद मैंने रेडियो ऑन किया ताकि ख़ुद को मसरूफ़ रख सकूं, पर रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। और फिर अचानक एक औरत की आवाज़ सुनाई दी रेडियो में से, सलीम रुक जाओ। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया और कहने लगा, ये क्या बकवास है। और फिर मैंने ख़ुद से कहा कि शायद नींद का असर है, जिस वजह से मैं ज़्यादा डर गया हूँ। मगर अगले ही लम्हे ट्रक के डैशबोर्ड पर मौजूद प्लास्टिक का तावीज़ खुद ब खुद नीचे गिर गया और ट्रक के अंदर की लाइट एकदम बंद हो गई और फिर ऑन हुई, जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा
اور میرا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ ٹرک کی پچھلی سیٹ جہاں پر ہم سوتے ہیں اس سیٹ پر وہی عورت بیٹھی تھی، بالکل خاموش، سفید چہرے کے ساتھ، اور وہ آہستہ سے بولی، میں تم سے لفٹ نہیں مانگ رہی تھی، میں تو تمہیں روکنے آئی تھی۔ دوستو اس کی یہ بات سن کر میں نے پوری طاقت سے بریک لگائی۔ ٹرک سڑک کے بیچوں بیچ رک گیا اور باہر گپ اندھیرا اور میں پسینے میں ڈوب گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور نیچے کودنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے وہ عورت چلائی، اگر نکلے تو تم واپس نہیں جاؤ گے سلیم۔ میں جم گیا اور میرا جسم اکڑ گیا اور میری آواز میرے ہی حلق میں اٹک گئی۔ میں آہستہ آہستہ سیٹ پر واپس بیٹھا، لیکن اب وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ٹرک کا دروازہ بند کیا اور تبھی اچانک ریڈیو خود بخود چل پڑا اور ریڈیو میں سے پھر سے وہی آواز آئی، تم نے جس سڑک پر قدم رکھا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ یہ آواز سن کر میرے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یہ خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اسی لمحے دور سے ایک اور ٹرک کی ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ میں نے ہارن دیا زور زور سے، مگر وہ ٹرک میرے قریب آ کر اچانک دھند میں غائب ہو گیا۔ کوئی تصادم نہیں، کوئی شور نہیں، بس دھند اور وہی عورت کی آواز، تم اگلے ہو سلیم، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ دیر ٹرک کے اندر بیٹھا رہا، میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر تھے، مگر میرے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ سے ختم ہو چکی تھی۔ میری انگلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے رکنا نہیں۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا، گیئر ڈالا اور ٹرک کو پوری رفتار سے دوڑایا۔ سڑک سنسان تھی، بس ہیڈ لائٹس کے آگے کا حصہ نظر آ رہا تھا، مگر میرے دل کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت ابھی گئی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی طرح میرے ساتھ ہے۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، سلیم تمہیں یاد ہے 5 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ یہ سرگوشی سنتے ہی میں چونک گیا اور میں سوچنے لگا کہ کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ 5 سال پہلے میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ 5 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک رات میں نے تیز رفتاری میں ایک موڑ کاٹتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک عورت کو ٹکر ماری تھی۔ وہ وہی گری تھی، خون میں لت پت۔ میں رک نہیں سکا کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، بس گاڑی وہاں سے بھگا دی تھی، اور اب اتنے سال بعد میں اسی سڑک پر تھا۔ اب میں خود سے کہنے لگا کہ کیا یہ وہی عورت یا اس کی روح واپس آ گئی ہے کیا؟ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں بس زیادہ تھک گیا ہوں۔ مگر میرا ضمیر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں سلیم، یہ سزا ہے۔ اچانک ٹرک کے بائیں شیشے میں ایک سایہ گزرا۔ میں نے دیکھا تو وہ عورت میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نہ وہ دوڑ رہی تھی نہ اڑ رہی تھی، بس میرے ساتھ ساتھ برابر میں، جیسے سڑک پر تیر رہی ہو۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن پھر اس نے اپنا چہرہ شیشے کے سامنے کیا، جو خون میں لت پت، ٹوٹی ہوئی ناک اور آنکھوں سے سفید دھواں نکل رہا تھا۔ میں چیخا اور سٹیئرنگ موڑ دیا۔ ٹرک ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے جا لگا۔ ٹرک کا انجن بند ہو گیا اور باہر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا، نیچے اترا تو ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے جلی ہوئی ربڑ جیسی، اور ساتھ خون کی، اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے ٹارچ نکالی، ارد گرد دیکھا تو سڑک کے ایک کونے میں وہی سفید دوپٹہ پڑا تھا جو میں نے دھند میں دیکھا تھا۔ میں آگے بڑھا اور دوپٹے کو اٹھایا تو وہ خون سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑانے لگے، اور پھر اچانک میرے کان کے پاس کوئی سانس لینے لگا، بالکل قریب، جیسے کوئی میرے کندھے کے پیچھے ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر میرے پیروں کے پاس عورت کے ننگے قدموں کے نشان تھے۔
एक दो निशान नहीं, वो दर्जनों के हिसाब से निशान थे और सब मेरे इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में थे। वो निशान देखकर मेरे होंठ कँपकँपाने लगे। मैंने दिल ही दिल में दरूद पढ़ा और भागने के लिए ट्रक की तरफ दौड़ा। ट्रक के दरवाजे तक पहुंचे ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे अंदर से किसी ने उसे जकड़ लिया हो। मैं बाहर खड़ा दरवाज़ा पीटता रहा, खुल जा, पर नहीं, वो कहाँ खुलने वाला था। फिर अंदर से रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ और उसी औरत की मदम आवाज़ आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सलीम, तुमने मेरी ज़िंदगी छीनी थी, अब तुम्हें वही सड़क दिखाऊंगी जहां तुमने मुझे मारा था। दोस्तों, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ज़मीन मेरे नीचे से निकल रही हो। मेरे कदम लरजने लगे। मैंने ट्रक के शीशे से अंदर झांका तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और ट्रक का स्टीयरिंग खुद घूमने लगा। ट्रक खुद चलने लगा और मैं सड़क के बीच खड़ा चीख रहा था, रुक जा, ये क्या हो रहा है। ट्रक की हेडलाइट्स मुझ पर पड़ी और वो सीधा मेरी तरफ आने लगा। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हेडलाइट्स के पीछे स्टीयरिंग पर वही औरत बैठी थी मुस्कुराती हुई। और ट्रक मेरे सामने आकर अचानक रुक गया और फिर वो औरत उतर कर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और बोली, चलो सलीम, आज तुम्हें वहाँ ले चलूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। मैं सकते में खड़ा था, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे सामने वो औरत सफ़ेद लिबास में खामोश खड़ी थी और उसकी आंखों से हल्की सी रोशनी फूट रही थी, जैसे चांदनी किसी जख्म से निकल रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुमने सड़क पर छोड़ दिया था, खून में लथपथ, सांस टूटती हुई, और तुम भाग गए थे। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला। मैं सिर्फ ये कह पाया, बीबी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो एक हादसा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और बोली, हादसा नहीं सलीम, ये तुम्हारी बेरहमी थी। मैं तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने रफ्तार बढ़ा दी थी। उस औरत की ये सब बातें सुनकर मेरे कानों में उस रात की चीखें गूंजने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एकदम से जब अपनी आंखें खोली तो मैं सड़क पर नहीं था। मेरे इर्द गिर्द धुंध छाई हुई थी, मगर वो सड़क गायब थी। एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई और उसके बाहर टूटी हुई लालटेन जल रही थी। मैंने हैरान होकर इर्द गिर्द देखा और खुद से कहने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी और वो बोल रही थी, ये वो जगह है सलीम, जहाँ मेरी लाश 5 साल तक बेगौर व कफन पड़ी रही। किसी ने मुझे तलाश ना किया। मैंने खौफज़दा लहजे में कहा, मैं पुलिस को बताने जा रहा था, मगर मैं डर गया था। वो बोली, अब डर ख़त्म कर दो सलीम, क्योंकि अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने किया था। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरकने लगी। मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा हो, क्योंकि ज़मीन जैसे नरम हो रही थी, जैसे कीचड़ नहीं बल्कि गोश्त का ढेर हो। तभी मैं चीखा, मुझे छोड़ दो, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका लम्स बर्फ़ जैसा था, ठंडा, बिल्कुल जैसे बर्फ़, और ज़िंदा लग रहा था। और उसने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहती सलीम कि तुम मरो, मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि तुम्हारे बाद उस सड़क पर मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर अचानक मेरे सामने एक मंजर उभरा, जिसमें वही सड़क, वही रात, मगर इस बार एक दूसरा ट्रक जा रहा था और ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और उस ट्रक में भी रेडियो चल रहा था। फिर अचानक उसके सामने एक औरत आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, और उस ड्राइवर ने भी रफ्तार बढ़ा दी। मैंने हैरत से कहा, ये तो वही मंजर है, क्या हर बार कोई न कोई उससे टकरा जाता है क्या? वो बोली,
नहीं, हर बार नहीं, बल्कि ये हर उसको दिखाई देती है जो अपने ज़मीर से भाग रहा हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा और मैंने उससे कहा, तो तुम मुझे मारने नहीं आई? वो धीरे से बोली, नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आई हूँ, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है। और फिर अचानक धुंध तेज़ होने लगी। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर सब कुछ मिटने लगा था। सड़क, वो ट्रक, झोंपड़ी, सब कुछ। सिर्फ उसकी आवाज़ बाकी थी। वो कह रही थी, सलीम, अगर तुम सच में ज़िंदा रहना चाहते हो तो उस जगह जाओ जहाँ मैं दफन नहीं हो सकी थी। मेरा हक वापस दिलाओ, वरना तुम भी इसी सड़क पर रह जाओगे। फिर एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो गया। शायद मैं बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो मैं अपने ट्रक के अंदर था और मेरा ट्रक सड़क के बीच खड़ा था। बाहर सुबह की रोशनी फूट रही थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज चुके थे। मैंने सोचा कि क्या ये सब मेरा ख्वाब था, मगर जब मैंने अपने ट्रक का दरवाज़ा खोला तो नीचे वही खून आलूद दुपट्टा पड़ा हुआ था। वो दुपट्टा देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। अब मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे सच जानना था। मैंने अगली सुबह बग़ैर आराम किए ट्रक सीधा वापस मोड़ दिया। रास्ता वही था, यानी कि एबटाबाद बाईपास। मगर अब दिन की रोशनी थी, धुंध गायब हो चुकी थी। फिर भी जैसे जैसे मैं उस मकाम के करीब पहुंचा जहां वो औरत दिखाई दी थी, तो मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। हर गुजरता मोड़ मुझे उस रात की याद दिला रहा था। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये सब ख़त्म कर दे सलीम, अब भागना नहीं है। फिर जब मैं उस जगह पहुंचा तो मैंने अपना ट्रक रोका। सड़क के एक किनारे पर एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर मिट्टी की कब्रें थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा, इर्द गिर्द देखा। बिल्कुल खामोशी थी, बस हवा का अजीब सा शोर था। मैंने ज़मीन पर बैठकर धीरे से कहा, अगर तू मुझे सुन सकती है तो मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने उस रात भागकर जुर्म किया था, मगर अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ने, तुम्हारा हक अदा करने। बस इतना कहना ही था कि अचानक हवा रुक गई और सब कुछ साकित हो गया। फिर एक लम्हे बाद मेरे सामने धुंध उठी और वो औरत नमूदार हुई, मगर इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं। मैंने डरते डरते उससे कहा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। वो बोली, तुम्हें अंदाज़ा नहीं सलीम, मैंने मरने के बाद तुम्हारा इंतज़ार किया था। मैं चाहती थी कि कोई तो वापस आए, मेरी कब्र बनाए, मेरा जनाजा पूरा करे, मगर सब भाग गए थे। उसकी ये बात सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। मैंने फ़ौरन हाथ जोड़कर कहा, मैं कर दूंगा सब कुछ, अभी यहीं पर फातिहा, तुम्हारी कब्र, सब कुछ कर दूंगा। फिर मैंने अपने ट्रक के पिछले हिस्से से एक गेंतरी और एक बेल निकाली और उसी जगह ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। सूरज सर पर चढ़ चुका था, मगर मुझे एहसास ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद मुझे एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा नज़र आया और उसके नीचे हड्डियों की चंद बाकियात थी, बिल्कुल खुशक पर मौजूद थी। वो देखकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने कांपते हाथों के साथ उन हड्डियों को एहतराम से मिट्टी में दफन किया। फिर उस मिट्टी के ऊपर पानी छिड़का और सूरत फातिहा पढ़ी। जैसे ही मैंने दुआ ख़त्म की तो हवा में एक मध्यम खुशबू फैली और उस औरत की आवाज़ आई, अब मैं आज़ाद हूँ सलीम, अब ये सड़क किसी को नहीं बुलाएगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा। धुंध के अंदर अब वो आहिस्ता आहिस्ता मिट रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में सुकून था। फिर वो मुकम्मल गायब हो गई। मैं कुछ देर तक वहीं पर खामोश खड़ा रहा। उसके बाद मैं जाकर अपनी ट्रक में बैठा और ट्रक का इंजन स्टार्ट किया तो ट्रक के रेडियो से मध्यम सी आवाज़ आई, शुक्रिया सलीम। वो आवाज़ सुनकर मैं मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल में एक बोझ हल्का हो गया था। उसके बाद मैंने उस सड़क पर कभी भी रात को सफ़र नहीं किया, मगर आज भी जब कभी उस रास्ते से गुज़रता हूँ तो सड़क के उस हिस्से पर जहाँ मैंने कब्र बनाई थी लालटेन खुद ब खुद जल जाती है और मैं बस इतना कहता हूँ कि अब वो सुकून में है।
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز. ان میں سے آپ کو کون سی سٹوری سب سے خطرناک لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ اسی طرح کی ہارر سٹوریز سننے کے لیے. تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.